स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक बहस चल रही थी, एक काफ़ी विवाद, काफ़ी संवाद, काफ़ी छींटाकशी और काफ़ी एक दूसरे के विरुद्ध आपत्तिजनक के साथ ही साथ एविडेंस बेस्ड अपने आप को बेहतर दिखाने का जो एक लंबा चौड़ा समय चला, उसी पर बेस्ड है आज हमारी ये चर्चा, जिसका विषय है आयुर्वेद बनाम एलोपैथ या बाजारवाद का खेल। देखिए, यदि हम किसी व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हों, वह किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा हो, जैसे कि उदाहरण से लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि किसी कुएं में डूब रहा हो और दो व्यक्ति उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच यह प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यह सहयोग होना चाहिए कि हम कितने बेहतर तरीके से, कितने त्वरित रूप से उस व्यक्ति को कुएं से बाहर निकालें, ना कि एक दूसरे पर छींटाकशी करना कि तुमसे बेहतर तरीके से मैं निकाल सकता हूं और मेरी जो निकालने की टेक्निक है वो ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा असरदार है और कहीं इस बीच उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। यही समस्याएं हमारे देश में इस बीच चली कि हर, चाहे वह एलोपैथी हो चाहे हो आयुर्वेद रहा हो, इनके बीच जो बहस हुई उसका यदि एक निचोड़ निकालने का प्रयास किया जाए, जो कि मैं अंत तक लेकर के जाऊंगा उस बात को, तो मानव कल्याण होना चाहिए, मानव विकास होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत मैं परिचय के साथ करूंगा दोनों पैथियों की, चाहे वह आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि यह भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, लगभग 4 से 5 हज़ार वर्ष पुरानी, जिसका प्रारंभ हमारे मानवीकरण या सिविलाइजेशन या सामाजिकरण के साथ प्रारंभ हुआ और एक समय हमारे देश में इसका काफ़ी प्रचलन और काफ़ी प्रभाव रहा है और जिसमें चरक, सुश्रुत, जीवक, धन्वंतरि जैसे योग्य और कुशल चिकित्सक रहे हैं। इस प्रकार से एक लंबे समय तक हमारे देश और हमारे देश के आसपास के क्षेत्रों में आयुर्वेद के माध्यम से उपचार चलता रहा और आयुर्वेद की अर्थ की यदि बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद मतलब आयु का विज्ञान या जीवन का विज्ञान। वहीं दूसरी तरफ हम एलोपैथी की बात की जाए तो यह वेस्टर्न या पश्चिमी देशों के माध्यम से हमारे देश में लाई गई और इसका प्रारंभ माना जाता है लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस में प्रारंभ हुआ और ग्रीस के हिप्पोक्रेटस को मॉडर्न साइंस का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस या एलोपैथ। वाकई में यदि एलोपैथ शब्द की बात की जाए तो इसका कोई साइंटिफिक यह नाम नहीं माना जाता, ना तो स्वीकार्य है साइंटिफिक तरीके से एलोपैथ नाम। इसका प्रयोग सबसे पहले हनीमन के द्वारा किया गया, जिन्हें होम्योपैथी का जन्मदाता कहा जाता है, लगभग 1810 ईसा में। इस प्रकार से ये एलोपैथी लोगों के बीच प्रचलित नाम के रूप में सामने आई और धीरे धीरे जब भारत में विदेशी, विशेष रूप से पश्चिमी के देशों का आगमन हुआ, जिसमें पुर्तगाली रहे हों, चाहे फ्रेंच रहे हों, चाहे फिर अंग्रेज रहे हों, डच रहे हों या स्पेनिश रहे हों, इनके साथ भारत में आने के साथ ही इस पैथी का तेज़ी से विकास हुआ और भारत में पहला जो मेडिकल कॉलेज खोला गया था 5 नवंबर 1842 को, यह गोवा मेडिकल कॉलेज पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया और जैसे जैसे वैक्सीन जैसी नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल बढ़ता गया, इस पैथी की या इस इलाज करने के तरीके का प्रभाव पूरे देश में बढ़ना प्रारंभ हुआ और अंग्रेज़ों ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद थी वह पीछे होती चली गई और उसके पीछे होते जाने के कारण से जो स्पेस तेज़ी से पैदा हुआ उसको एलोपैथ ने बहुत ही मजबूती के साथ कब्जा कर लिया। और एलोपैथ की जो ये सबसे पॉजिटिव बात कह सकते हैं, यह बहुत तेज़ी से प्रभावी होती है, तीव्र तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करके उसे ठीक करती है। इस प्रकार से जब लोगों को तुरंत लाभ मिलने लगा तो लोग आयुर्वेद से मुड़ करके धीरे धीरे
एलोपैथ की तरफ बढ़ने लगे। और यदि भारतीय दर्शनों की बात की जाए तो पतंजलि द्वारा जो योग दर्शन लाया गया, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात की जाती है। इस अष्टांग योग का भी भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसे कि धीरे धीरे हमारे बीच लाने का प्रयास के लिए एक बहुत बड़ी क्रेडिट जाती है बाबा रामदेव को, जिन्होंने लोगों को घर घर तक योग पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार से हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, योग हो, या फिर कोई अन्य जो विज्ञान हो, वो हमारे शरीर के ऊपर कार्य करता है। इसका कार्यक्षेत्र जो होता है हमारा शरीर होता है। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपने शरीर को समझें। यदि हम शारीरिक प्रक्रिया की बात करें तो हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, 639 मसल्स होती हैं और लगभग 14 अरब कोशिकाएं होती हैं, और प्रति सेकेंड 37,000 बिलियन या अंकों में कहा जाए तो 37 संख्या लिखकर 37 संख्या लिखकर के 21 जीरो आप लगाएंगे, उतनी बड़ी संख्या में प्रति सेकंड हमारे शरीर में अभिक्रियाएं या विभिन्न प्रकार की प्रोसेस चलते रहते हैं। जैसे आपका थिंकिंग जो होती है, जो आप सोचते हैं, वो भी एक प्रकार के केमिकल सोच के माध्यम से ही विकसित होती है, या फिर कोई अन्य जैसे कि हार्मोन्स या फिर नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए, या फिर हमारे ऑर्गन्स जैसे कि हमारा किडनी, लीवर, ब्रेन, इस प्रकार की जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इनका काम जो प्रोसेसिंग होती है यह बहुत ही जटिल होती है। और आप जानते हैं जो चीज़ें जितनी जटिल होती हैं उसमें खराबी की संभावना उतनी प्रबल होती है। तो ये जो हमारी विभिन्न प्रकार की पैथियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के उपचार के माध्यम हैं, यह इसमें शरीर में किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनको ठीक करने का एक प्रयास करती हैं, उसमें सुधार करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा एक भारी भरकम जीन का सिस्टम होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो 46 क्रोमोसोम हो या 30,000 जीन हो, इनमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं वह जेनेटिक समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताने का मेरा उद्देश्य है कि शरीर में तरह तरह की समस्याएं होती हैं और उसमें उपचार के लिए इन पैथी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम इनको समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से ये पैथियाँ काम करती हैं। उपचार, अब तक हम यह समझने का प्रयास करते रहे कि हमारे शरीर की प्रक्रिया कितनी जटिल है। अब हम उपचार की बात करेंगे। यह जो दोनों मुख्य पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, पहले एलोपैथ की बात करूंगा। तो एलोपैथ आपके शरीर की समस्याओं को सबसे पहले जानने का प्रयास करती है कि आखिर वह क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बीमार है। उसका पहले डायग्नोज किया जाएगा, उसकी जांच के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि बीमारी का स्तर कितना गंभीर है, बीमारी कितने दिनों से है, और उसके उपचार के लिए किन किन मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला चरण हुआ डायग्नोसिस। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इस व्यक्ति को कौन कौन सी दवाएं दी जाएं और कितनी मात्रा में कितने डोज दिए जाए, जिसके लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता होती है, जिनकी संख्या हमारे देश में काफ़ी कम है, चाहे एलोपैथ की हों या आयुर्वेद की हों। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की मैं बात करूंगा तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें शरीर के जो प्रक्रिया होती है उसको 3 भागों में को आधार बना करके बीमारियों का मूल्यांकन किया जाता है। वात, कफ, पित्त, किसी व्यक्ति में वात का स्तर क्या है, पित्त का स्तर क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को दवा दी जाती है, उस व्यक्ति को उपचार के लिए, समाधान के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। बीमारियों के आधार पर आयुर्वेद मेडिसिन जो होती है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है वह 4 प्रकार से बीमारियों को डिवाइड करती है। नंबर 1 सुख साध्य, ऐसी बीमारियां जो सामान्य इलाज, सामान्य उपचार से ठीक हो सकती हैं, उन्हें हम सुख साध्य कहते हैं। दूसरी होती है कृष्य साध्य। कृष्य साध्य ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें लंबे समय तक उपचार या दवाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से लंबे उपचार के बाद व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, वह स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। तीसरा जो होता है उसे याप्य बोलते हैं। यह ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई अंतिम समाधान नहीं होता है,
लेकिन दवाओं के आधार पर इन्हें कंट्रोल में करके व्यक्ति को लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है दवाओं पर निर्भर होकर के। जैसे मधुमेह रोग होते हैं, बीपी होता है, इसी प्रकार की अन्य बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको आप लोग बहुत सी जानते होंगे। और चौथी जो बीमारी आयुर्वेद में बताई गई उन्हें असाध्य कहा जाता है। ऐसी बीमारियां जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तो आयुर्वेद भी इस बात को मानता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इनक्योरेबल हैं, असाध्य हैं, जिनका उपचार उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब मैंने शुरू में आपको बताया इस चरण के कि जो 3 इम्बैलेंस को ध्यान रखते हुए दवाएं दी जाती हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस रेशियो में, किस प्रकार से, किस व्यक्ति में क्या समस्या है, और उसी हिसाब से उसको इलाज और डोज और उसकी मात्रा और उसकी ड्यूरेशन निर्धारित किया जाता है, कितने दिन तक दवाएं चलेंगी। जैसे कि सामान्यतः कहा जाता है कि कोरोना से बचने के लिए अधिक से अधिक लोग काढ़े का प्रयोग करना करें। अब स्थितियां ऐसी बन गई कि एक दिन में 4-4 बार लोग काढ़ा पी रहे हैं। अब उसका साइड इफेक्ट शरीर पर पड़ना प्रारंभ हुआ और एम्स की स्टडी बताती है कि इस बीच लोगों को बवासीर, कॉन्स्टिपेशन या जिसे पेट संबंधी बीमारियां कह सकते हैं, लोगों के अंदर बढ़ने लगी। और यह का वजह जो थी, इसका वजह तो कहीं न कहीं अधिक मात्रा में काढ़ा का प्रयोग करना था। वास्तव में आयुर्वेदिक दवाइयां भी एक प्रकार का केमिकल होती हैं जो कि शरीर में जाती हैं, और यदि लगातार इनका सेवन किया जाए तो इम्बैलेंस बढ़ता जाता है। जैसे कि हल्दी वाले दूध की लोग बड़ी बड़ाई करते हैं। हल्दी वाले दूध में एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स होता है हल्दी में, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन जब आप लंबे समय तक हल्दी के दूध को पीते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इसका दुष्परिणाम या नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो आप इस बात को समझिए, आंख बंद करके गिलोय, नीम, तुलसी, सहसावटी या फिर सदाबहार, सहजन का प्रयोग न करते रहें कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या आयुर्वेद के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनके बताए गए डोज के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी दवा करनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे अगले चरण में। आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष क्या है कि इनका व्यापार, जैसे कि एक सामान्य आदमी सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा समस्या जो उसको होती है एलोपैथ से, डॉक्टरों द्वारा उसे परेशान किया जाना, डॉक्टरों द्वारा अधिक से अधिक पैसे उससे कमाए जाना। जैसे कि एक सामान्य एंटीबायोटिक्स लगभग 5 रुपए में 10 बनते हैं, 5 रुपए में 10 टैबलेट बनते हैं, जिन्हें थोक मूल्य पर 10 रुपए में 10 टैबलेट के आधार पर सप्लाई किया जाता है। लेकिन जब ये लोग, एक आम उपभोक्ता जो खरीदने जाता है, तो 63 रुपए में वही 5 रुपए का टैबलेट बेचा जाता है। मतलब 5 रुपये में 10 टैबलेट होते हैं, उस पर जो MRP लिखा होता है वह 63 रुपये लिखा होता है। तो जो निवेश जिसके माध्यम से वह दवा बनाई गई और उसके बिक्री मूल्य का जो लंबा गैप है, यह एक सामान्य आदमी के लिए काफ़ी समस्या खड़ी करता है, उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ता है और उसके इलाज को महंगा बना देता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है एलोपैथ की। लेकिन इसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि एलोपैथ बुरा है। ये कह सकते हैं कि एलोपैथ का लाभ उठा करके लोग जो पैसे कमाते हैं वह बात बुरी है। वहीं दूसरी तरफ यदि पूरे भारत के एक मेडिकल फार्मा सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 2022 तक 372 अरब डॉलर का हो जाएगा एलोपैथ। और वहीं 2020 में लगभग 4 बिलियन डॉलर रहा है आयुर्वेद का मार्केट, जिसके 2024 तक लगभग 10 अरब डॉलर हो जाने की संभावना है। तो इस 10 अरब डॉलर में कितना अधिक से अधिक शेयर बढ़ाया जाए, कितना अधिक से अधिक कमाई की जाए, इसको लेकर के जो कंपटीशन हो रहा है, यह इस विवाद का मूल है। इस विवाद का एक आर्थिक पक्ष है। यदि हम डाबर की बात की जाए, जिसके इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी, वह आज आयुर्वेद या आयुर्वेद फार्मा की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं दूसरी तरफ सन फार्मा, जो कि एक ड्रग्स बनाने वाली कंपनी है, 1983 में इसका गठन हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और आज वह 1,68,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। यह बातें आपको, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से
लूट मची हुई है। वहीं यदि मैं पतंजलि की बात करूं तो पतंजलि 2006 में इसकी स्थापना हुई और आज लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का इसका ब्रांड है। तो किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पतंजलि को बनाने में या पतंजलि की दवाओं को या उनके प्रोडक्ट को लोगों को बेचने लाने के लिए लाभ नहीं कमाया जाता है? यदि एक कंपनी लगभग 15 साल में 25,000 करोड़ का अपना रेवेन्यू जनरेट करती है तो इस तथ्य के आधार पर आप कह सकते हैं कि वह कंपनी ने व्यापक लाभ कमाया है। अब अरस्तु की मैं एक थियरी बताना चाहूँगा लोगों को कन्विंस करने के लिए। उनका मानना है कि 3 प्रकार से लोगों को कन्विंस किया जा सकता है। पहला है इथोस। इथोस का मतलब होता है अथॉरिटी डेवलप करना, अपना अधिकार जमाना कि जो दवाएं या जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जो वस्तुएं आपको दे रहा हूँ, यह बहुत ही अच्छी हैं और इस पर मेरी अथॉरिटी है, इस पर मेरा अधिकार है और यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो उससे आपका लाभ होगा, क्योंकि इसके आपको प्रयोग करने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी सलाह दी है, कई विशेषज्ञों ने इसके पक्ष में अपने तर्क दिए हैं। दूसरा होता है लोगोस, तर्क के माध्यम से यह बताना है कि इस दवा से आपके शरीर में यह फायदा हो। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए कि दंतकांति आपके शरीर में आपके दांत के आपके मसूड़ों की सुरक्षा करेगा, आपके शरीर में घट रहे फ्लोरीन को बढ़ाएगा। इस प्रकार से आप तर्क के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं कि मेरी यह मेडिसिन या मेरा यह प्रोडक्ट आप खरीदिए। तीसरा होता पैथोस कि लोगों को तर्क को दरकिनार कर दीजिए, अपनी अथॉरिटी को दरकिनार करिए, लोगों के अंदर एक प्रकार का अनरिलीजिबल बिना किसी रीजन के उनको किसी इमोशन से जोड़िए। जैसे कि बाबा रामदेव जब नमक लाए थे तो उन्होंने कहा था लगभग 25 लाख वर्ष पुराना नमक। अब 25 लाख वर्ष पुराना नमक या फिर देश का नमक या फिर इस देश की संप्रभुता को बढ़ाने वाला नमक या इस देश में स्वतंत्रता को बढ़ाने वाला नमक या इस देश के लोगों के लिए स्वदेशी नमक, स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाया गया नमक, ये जो बातें जिस प्रकार लोगों को इमोशनली जोड़ने का प्रयास किया जाता है, यह आता है पैथोस के अंतर्गत। इसका प्रयोग राजनीति में भी खूब होता है और सभी क्षेत्रों में विज्ञापनों में विशेष रूप से होता है कि एक इनोसेंट लॉजिक दे करके लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास किया जाए जिससे कि मेरी बिक्री बढ़े, मेरा प्रोडक्ट बढ़े। यह भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है लोगों को जोड़ने की, लोगों को अपने प्रोडक्ट से लाभ या फिर खुद को लाभ पहुंचाने की। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो लंबा चौड़ा बाजार है, इसको लेकर के जो आपस में कंपटीशन चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि जितना ज़्यादा आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप हाईलाइट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप हेडलाइंस में रहेंगे, उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा विज्ञापनों से पूरे मीडिया को नहीं पाट सकती है यदि उसने भारी मुनाफा नहीं कमाया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करें, चाहे आप एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, आप एविडेंस बेस्ड, विश्वसनीयता और साथ ही साथ तर्कशीलता का प्रयोग करते हुए उसका प्रयोग करें, यही आपके लिए हितकर होगा। अब मैं समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करूंगा कि इन सारी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ना एलोपैथ वाले सवाल खड़ा करें बेमतलब का आयुर्वेद पे, ना आयुर्वेद वाले करें एलोपैथ पे, ना यह विवाद ही होना चाहिए क्योंकि दोनों का उद्देश्य है मानव सेवा। तो हमें इस प्रकार से कोर्स डिजाइन करना होगा जिसमें MBBS में आप आयुर्वेद का क्या लाभ हो सकता है उसको बताएं और साथ ही साथ आयुर्वेद के लोगों को यह सिखाने का प्रयास किया जाए कि लोगों को किस प्रकार से हम लाभ पहुंचा सकते हैं एलोपैथ का सहारा लेकर के। कहने का मतलब है कि इस प्रकार का एक इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसमें आयुर्वेद के अच्छी चीज़ों को रिलेट करने का प्रयास किया जाए मॉडर्न साइंस से और मॉडर्न साइंस के अच्छी चीज़ों को रिलेट करने का प्रयास कर जोड़ने का प्रयास किया जाए आयुर्वेद से। इस प्रकार से जब पूरी दुनिया में विशेष रूप से पश्चिमी देशों में जीन थेरेपी पर काम कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स पर काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय यह डिबेट आयुर्वेद बनाम एलोपैथ कहीं न कहीं हमारे लिए घाटे का विषय है। और साथ ही साथ यदि मैं GDP और स्वास्थ्य पर खर्च की बात करूं तो पूरे वैश्विक स्तर पर USA अपनी पूरी GDP का 14.8% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। चीन जैसा देश 17.7% स्वास्थ्य सेक्टर पर खर्च करता है। ब्रिटेन, UK अपनी पूरी GDP का 10% से ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करता है, वहीं हम 2% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। और इन प्रकार बेमतलब की बहस में अपना समय और अपना
दिमाग खर्च करते हैं। ज़रूरत है कि हम मिलजुल करके उठ खड़े हों और हमारे यहाँ जो भी बेस्ट हो उसको एकजुट करके, उनको जोड़ करके हम अपने विज्ञान को, अपने स्वास्थ्य सेक्टर को आगे ले जाएं और पब्लिक हेल्थ पर बहुत ज़्यादा काम करें, जिससे कि जिस प्रकार से कोरोना ने लाखों लोगों को काल कलवित किया वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसके बीच इस प्रकार का अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करना कि एलोपैथ साइंस इज स्टूपिड साइंस, या फिर IMA के द्वारा पतंजलि पर लगाया गया आरोप, बाबा रामदेव पर लगाया आरोप, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोनों की तरीके से जिस प्रकार से स्टैंड लिए गए उसकी मैं निंदा करना चाहता हूं। मेरा विचार है कि हमें नई सोच के साथ, नए विचार के साथ आर्थिक हित हो सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए मानवता की सेवा के लिए सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा। नहीं तो वह व्यक्ति जो कुएं में है वह डूब जाएगा और लोग आपस में टेक्निक्स का ही लेकर के विवाद करते रहेंगे कि मेरी टेक्निक अच्छी है, मेरी टेक्निक अच्छी है, और उस टेक्निक को आप धरा का धरा रह जाएगा, जैसा कि कोविड काल में आपने देखा। तो सबको एकजुट होना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त विदा लेना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही अगले सप्ताह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आपसे फिर बात करेंगे। तब तक आप अपने अपनों का ख्याल रखें। और एक गुजारिश जो हमेशा आपसे की जाती है वो आज भी की जाएगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातों को समाहित करने का, लगभग हर पक्ष को छूने का एक छोटा सा प्रयास किया गया। नमस्कार, धन्यवाद।